नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका जी हेल्प के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम जो है करंट अफेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो राष्ट्रीय परिदृश्य है। इससे पूर्व हमने सामान्य जो घटनाएं हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है उसके बारे में देखा था। राष्ट्रीय परिदृश्य के अंदर आज की जो पहली न्यूज है वो है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक आयुष समग्र कल्याण केंद्र का जो उद्घाटन किया गया है 22 फरवरी 2024 को भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। देखिए क्या है, ये पहल किस लिए की गई है। एक तो ये सर्वोच्च न्यायालय और जो हमारा आयुष मंत्रालय है उनके द्वारा एक आयुष मंत्रालय के तहत एक डिपार्टमेंट आता है, क्या है, AIIA यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद दिल्ली के अंदर है। इनके बीच में एक समझौता हुआ है और उसके तहत इस केंद्र को जो है सर्वोच्च न्यायालय के अंदर स्थापित किया गया है। ठीक है, क्यों किया गया है कि इसका कोर्ट परिसर के अंदर किसी भी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण उनका जो है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति वहां आ रहा है तो अगर उनको मान लीजिए कोई शारीरिक समस्या है, कोई भावनात्मक इमोशनल उनके कोई समस्या है या कोई मेंटल प्रॉब्लम है तो उसके लिए उनकी देखभाल की जा सके, यहाँ होलिस्टिक उनकी जो देखभाल है उसको किया जा सके, इसीलिए जो है इसकी स्थापना जो है की गई है। किसके द्वारा की गई है, तो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा। अगली बात करते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज है, चंडीगढ़ के अंदर मेयर के चुनाव हुए अभी, उसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला लिया और ऐतिहासिक फैसला है। कैसे, देखिए अभी अभी 30 जनवरी 2024 को यहां पे चुनाव हुए, ठीक है, और उसके तहत एक याचिका दायर की गई, उसके एवज में इन्होंने 20 फरवरी 2024 को अपना एक फैसला सुनाया। देखिए याचिका क्या थी, याचिका ये थी कि यहां चुनाव के अंदर धांधलेबाजी का आरोप था। ठीक है, और अगर आपने सुना हो तो 142 अनुच्छेद 142 है भारतीय संविधान का, अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को यह पावर देता है कि वो किसी भी मामले को अपने पास ला सकता है और उसके ऊपर जो है फैसला दे सकता है। उसी के तहत इन्होंने ये अपने पास मामला मंगवाया। हुआ क्या, देखिए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, अभी बताया था आपको सीजीआई है ये भारत के, और इनकी अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय पीठ। देखिए 3 सदस्यीय पीठ से एक बात आपको बता रहा हूं मैं, गौर कीजिएगा इस बात पे कि कभी भी कोई भी पीठ बनेगी, कोई भी बेंच बनेगा अगर, ठीक है, तो उसकी जो संख्या होगी वो हमेशा ही क्या होगी, विषम होगी। ठीक है, एक विषम संख्या होगी हमेशा ही, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। क्यों, क्योंकि अगर सम संख्या होगी, मान लीजिए 2 लोग हैं पीठ के अंदर, 2 ही लोग हैं, तो एक ने हाँ बोल दिया एक ने ना बोल दिया तो फैसला आ ही नहीं सकता। इसीलिए ये एक ट्रिक भी होती है। पिछली बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया जिसके अंदर एक मामले के सुनवाई की बात की गई, उसमें केवल एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसके अंदर क्या है कि जो पीठ थी उसको सम संख्या में दिया हुआ था और उस ऑप्शन को आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां 3 सदस्यीय पीठ थी, उन्होंने क्या किया, जो वहां का प्रिसाइडिंग ऑफिसर था, पीओ जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा 8 बैलेट पेपर थे। बैलेट पेपर क्या होते हैं, जो भी ऐसे अधिकारी जो चुनावों में जिनकी ड्यूटी लगती है वो बैलेट पेपर के ऊपर उनके पहले से वोट पड़ जाते हैं। ठीक है, उन 8 बैलेट पेपर को इन्होंने क्या कर दिया था, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने क्या कर दिया था, अमान्य घोषित कर दिया था, जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार जो थे वो चुनाव हार गए थे पहले। ठीक है, और इसके बाद एक याचिका दायर की गई। जब याचिका दायर की गई तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा, क्या कहा, कि इस चुनाव के अंदर धांधली हुई है और प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन थे, अनिल मसीह है। ठीक है, अनिल मसीह ने जो कार्य किया है वो क्या है, कदाचार के मामले में आता है, कदाचार था ये, इसको जो है गैर कानूनी जो है माना गया। और उसके तहत अभी मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 142, देखिए भारतीय संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 124 से लगाकर और 147 तक जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है। ठीक है, और उसी के तहत एक अनुच्छेद आता है 142 जिसके अंदर क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी भी मामले को अपने पास मंगवाकर उसके ऊपर सुनवाई कर सकता है, उसके ऊपर फैसला दे सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के पास एक विशेषाधिकार है। उसी के तहत इन्होंने अपनी उस शक्ति का प्रयोग किया और ये मामला अपने संज्ञान में लिया। देखिए क्या हुआ, यहां कुल वोट गिरे थे 36, कुल 36 वोट थे। ठीक है, उसमें से इन्होंने 8 को अमान्य घोषित कर दिया, जिसके कारण कितने रह गए, 28 वोट जो है वो शेष रहे। अब इन 28 वोटों के अंदर भाजपा के जो उम्मीदवार थे मनोज कुमार सोनकर, उनको 16 वोट मिले। ठीक है, बीजेपी को यहां वोट मिले 16 और आम आदमी पार्टी को वोट मिले 12, जिसके कारण ये हार गए। अब जो 8 वोट
अमान्य घोषित किए गए थे वो 8 के 8 वोट आम आदमी पार्टी के थे। ठीक है, जब इस फैसले को लागू किया गया तब ये 8 वोट इनको मिले और 2016 से ये क्या है, कुलदीप कुमार जो है यहाँ के मेयर घोषित किए गए। ठीक है, तो ये एक ऐतिहासिक फैसला था जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले को संज्ञान में लिया और उस पर अपना फैसला दिया। अगली बात करते हैं एनआरआई। क्या होता है एनआरआई? नॉन रेजिडेंट इंडियन, जो भारत में नहीं रह रहे हैं, भारत के बाहर रह रहे हैं। ठीक है, ऐसे भारतीय जो भारत के बाहर रह रहे हैं, उनके वैवाहिक मामलों के अंदर विधि आयोग ने एक रिपोर्ट सौंपी है। क्योंकि भारत के अंदर क्या हो रहा है, विवाह के मामले में काफी धांधलेबाजी हो रही है कि भारत से बाहर रह रहे लोग भारत में आके विवाह कर रहे हैं और उनके विवाह जो है वो पंजीकृत नहीं हो रहे हैं। इसी मामले में एक विधि आयोग को एक रिपोर्ट सौंपी गई। रिपोर्ट का नाम क्या था? अनिवासी भारतीयों और भारत के प्रवासी नागरिकों से संबंधित वैवाहिक मुद्दों पर कानून बनाया जाएगा इनके ऊपर। ठीक है, अच्छा, किसकी अध्यक्षता में? तो एक सेवानिवृत्त हमारे न्यायाधीश रहे थे, नाम था ऋतुराज अवस्थी। क्या नाम था? ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, ये विधि आयोग के अध्यक्ष है। उनके द्वारा ये जो रिपोर्ट है उसकी अध्यक्षता की गई, उनके द्वारा ये रिपोर्ट सौंपी गई। क्या कहता है ये कि अनिवासी भारतीय और भारतीय नागरिकों के बीच जो विवाह हो रहा है उसके मामले में क्या हो रहे हैं, धोखाधड़ी बहुत ज्यादा हो रही है। हाल ही में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे विवाह के मामले जो है वो हमारे सामने आते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम से या किसी भी माध्यम से आपको इस बारे में पता चला होगा कि बहुत सारे ऐसे हैं कि मान लीजिए कोई पाकिस्तान से आके हिंदुस्तान में विवाह कर रहा है, कोई यूरोप से आके यहाँ विवाह कर रहा है। ठीक है, ऐसे मामलों के अंदर धोखाधड़ी के मामले जो है वो बहुत ज्यादा सामने आ रहे थे, इसीलिए इस रिपोर्ट को सौंपा गया। ठीक है, किन किन पे ये लागू होगा? देखिए, एक तो एनआरआई जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, और दूसरे ओसीआई यानी कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी प्रवासी भारतीय। ऐसे लोग जो भारत से आके और भारत के अंदर बस गए, ठीक है, उनको प्रवासी भारतीय, ऐसे भारतीय है, ठीक है, उनके ऊपर ये लागू की जाएगी। क्या सिफारिश की गई कि जो ये एनआरआई है या ये जो ओसीआई है और भारतीय नागरिकों के बीच सभी विवाहों को भारत में अनिवार्य रूप से क्या किया जाए, पंजीकृत किया जाए, कि इनके जो विवाह हो रहे हैं उनको भारत के अंदर पंजीकृत किया जाना, रजिस्टर किया जाना बहुत जरूरी है। ये इस रिपोर्ट के अंदर सिफारिश की गई थी। ठीक है, आयोग ने क्या कहा कि वैवाहिक स्थिति की घोषणा पति पत्नी के पासपोर्ट को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाए, जिस देश से आया है उसके पासपोर्ट को हिंदुस्तान के पासपोर्ट के साथ जोड़ा जाए, और पासपोर्ट पर विवाह पंजीकरण संख्या का उल्लेख करना, जो पासपोर्ट है उस पर विवाह जो हुआ है उसको पंजीकृत दिखाना आवश्यक है। ये बात जो है इस रिपोर्ट में कही गई है। ठीक है, अगली बात करते हैं फोर्ब्स। पिछली क्लास में भी हमने बात की थी जैसे टाइम मैगजीन की, वैसे ही फोर्ब्स पत्रिका जो है वो एक सूची जारी करती है 30 अंडर 30 यानी कि 30 साल से कम उम्र के ऐसे लोग जिन्होंने अपनी फील्ड में कुछ बेहतर किया है, ठीक है, उनकी एक सूची जारी की जाती है। वर्तमान के अंदर जो अभी सूची जारी हुई है उसके अंदर 9 महिलाएं शामिल हैं। ठीक है, भारत की 9 महिलाएं इसके अंदर शामिल है। भारत की सूची है ये, जिसके अंदर 30 में से 9 महिलाएं, बाकी 21 पुरुष है। ठीक है, देखिए कौन कौन है इसके अंदर, तो सिप्रा विश्वास है, ठीक है, नेत्रा अजमपुर। देखिए इनका नाम याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि पूछ सकता है निम्नलिखित के अंदर कौन जो है 30 अंडर 30 में शामिल नहीं है। ठीक है, तो सिप्रा विश्वास, नेत्रा अजमपुर, अनुष्का राठौड़, ये एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर है। उसके बाद पारुल चौधरी, देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेरिस ओलंपिक 2024 में शामिल होने वाली एथलीट है ये। ठीक है, पारुल चौधरी। उसके बाद ज्योति यरारजी, ये भी एक एथलीट है जो पेरिस ओलंपिक में ये भी अभी शामिल होंगी। उसके बाद अदिति सहगल है। उसके बाद रश्मिका मंदाना, ठीक है, फिल्म एक्ट्रेस है, और सीता लक्ष्मी नारायण, और अंत में राधिका मदान, ये भी एक फिल्म अभिनेत्री है। तो ये 9 वो महिलाएं हैं जो फोर्ब्स की इंडिया की 30 अंडर 30 सूची में शामिल हुई है। अगली बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल ही के अंदर, देखिए एक बहुत बड़ा मुद्दा था ये, क्या, इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम। आपने सुना होगा इसके बारे में, इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम, जिसको अभी साझा किया गया था एसबीआई के द्वारा, बताया गया, चुनाव आयोग की साइट पे डाला गया कि किस पार्टी ने किसी कंपनी से अगर कोई चंदा लिया है, किसी व्यक्तिगत से कोई चंदा लिया है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम को क्या है, असंवैधानिक ठहराया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड स्कीम लेके कौन आया, तो केंद्र सरकार ही लेके आई थी कि जो हमारा काला धन है उस पर रोक लगाया जा सके। इस बात पे ये कह के लाया गया था, और 2019 के अंदर, जब ये 2018 में आता है और 2019 के अंदर इसके खिलाफ जो है वो याचिका दायर कर दी गई थी। बात करते हैं, देखिए कब रद्द किया गया, जरूरी है, 15 फरवरी 2024 को इस इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को कहा कि पिछले 5 सालों के जो भी चंदे का हिसाब है
किसका? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई का जो भी, क्योंकि एसबीआई के अंदर ये बॉन्ड जा रहे थे, उनको आप जुटाइए और 13 मार्च 2024 मतलब अभी हाल फिलहाल में इसको कर दिया गया है जारी, बात करेंगे उसके ऊपर। इससे पूर्व आपको क्या है, इसको अपनी साइट के ऊपर साझा करना पड़ेगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, किसको? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है उसमें गोपनीयता का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 19(1), देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 19, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसके अंदर जो है उसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है कि उसका ये उल्लंघन कर रहा है। क्योंकि आप सूचना का अधिकार, किसी भी व्यक्ति को सूचना का अधिकार है कि वो जान सकता है, आरटीआई 2005 में जो आया था आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, उसका उल्लंघन किया जा रहा है। इसके तहत इन्होंने कहा कि आप क्या कीजिए, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है उसके तहत जिस भी पार्टी को जितना चंदा मिला है उसको आप अपनी वेबसाइट के ऊपर क्या कीजिए, साझा कीजिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या आशंका जताई कि राजनीतिक दलों की जो फंडिंग करने वालों की पहचान जो है वो गुप्त रहेगी और इससे क्या होगा, रिश्वतखोरी का मामला हमें पता ही नहीं है, देश की जनता को पता ही नहीं है कि किस पार्टी को कहां से कितना चंदा मिल रहा है। इसके कारण क्या होगा कि हो सकता है कि कोई पार्टी किसी एक खास कंपनी से, खास समुदाय से क्या कर रही है, पैसा ले रही है और उसके हित में ज्यादा काम कर रही है, तो वो कैसा मामला होगा, वो रिश्वतखोरी का मामला होगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। इस स्कीम को क्या है, सत्ताधारी दल, जैसे वर्तमान के अंदर भारत में सत्ताधारी दल कौन है, बीजेपी, कि वो क्या कर सकते हैं, फंडिंग के बदले में कोई अनुचित लाभ लेने का जरिया बनने की अनुमति दे। कैसे? जैसे मान लीजिए सत्ताधारी पार्टी ने किसी एक कंपनी से चंदा लिया और उसको कोई अनुचित लाभ पहुंचाया, वो किसके अहितकर हुआ, वो देश के नागरिक हैं उनके अहितकर है, ठीक है, इसीलिए इसको जो है असंवैधानिक ठहराया गया। अब क्योंकि शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया तो अब पब्लिक को ये पता चल गया, पब्लिक को पता चलेगा कि किसने किसको कितना चंदा दिया है, किस पार्टी को किस कंपनी ने कितना चंदा दिया, ये सामान्य पब्लिक को पता चलेगा। देखिए ये जो इसकी भी एक पीठ बनी, ऑब्वियस सी बात है, जब ऐसी कोई फैसला लिया जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था हमेशा ही कैसी होगी, विषम संख्या में होगी, यानी कि 3, 5, 7, 9, 11 ऐसा कुछ भी होगा, तो 5 सदस्यीय पीठ बनाई गई। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा का विषय रहा है, इसीलिए पूछा जा सकता है कि इस पीठ के अंदर कौन शामिल नहीं थे। तो एक तो अध्यक्षता किसने की, डीवाई चंद्रचूड़, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, इसके अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जेबी पार्दीवाला और मनोज मिश्रा, ये 5 जज जो है इनकी पीठ ने इसको असंवैधानिक ठहराया है। देखिए इसकी क्या पृष्ठभूमि रहती है, कैसे शुरू हुआ। इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि चुनावी चंदा जो है उसको कांग्रेस के एक नेता है जयराम ठाकुर, ठीक है, उन्होंने, और इसके अलावा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और एक एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर है, ऐसे इनके समेत 4 लोगों ने एक पीआईएल दायर की थी, एक याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है, जिसके ऊपर 31 अक्टूबर से लेके और 2 नवंबर 2023 के बीच में सुनवाई की गई थी। किनके द्वारा? इस 5 सदस्यीय पीठ के द्वारा। अब क्या थी ये चुनावी बॉन्ड स्कीम, कब आई थी? तो 29 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने ये कहा कि चुनावों के अंदर काला धन जो है उसके इस्तेमाल को रोकने के लिए हम एक स्कीम लेके आ रहे हैं, ठीक है, और इस स्कीम को एक नोटिफिकेशन के द्वारा जारी कर दिया गया, यानी कोई ये कानून नहीं था, ठीक है, कोई बिल पारित नहीं किया गया, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, ठीक है, एक अधिपत्र में इसको जारी कर दिया गया 29 जनवरी 2018 को। इसकी वैधता जो थी उसके ऊपर 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती इसको दे दी गई कि इसकी वैधता सही नहीं है। अब इससे किसको लाभ प्राप्त होगा? देखिए इस स्कीम से किसको लाभ प्राप्त हो रहा था, ऐसे नहीं है कि हर एक पार्टी आएगी और उसको चंदा मिल जाएगा, नहीं, ऐसी पार्टियां जो क्या है, जो रजिस्टर्ड है, ऐसी पार्टियां जो रजिस्टर्ड है, यानी कि राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय ऐसी पार्टियां जो रजिस्टर्ड है और जिनको एटलीस्ट जस्ट उससे पहले हुए लोकसभा या विधानसभा चुनाव के अंदर कम से कम 1% वोट प्राप्त हुआ हो। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन पार्टियों को इससे लाभ हो रहा था, तो ऐसी पार्टियां जो रजिस्टर्ड है प्लस में जिनको कम से कम 1% वोट जो है पहले हुए चुनावों में, जैसे मान लीजिए राज्य स्तरीय कोई पार्टी है तो वहां के जो अंतिम जो विधानसभा चुनाव हुए थे वहां 1% वोट उसको कम से कम मिला होना चाहिए, या कोई राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी है तो उसको लोकसभा चुनाव में कम से कम 1% मत जो है वो प्राप्त हुए होने चाहिए। अब देखिए ये बात करते हैं, ये आप देखेंगे हमने अभी बात की थी कि 13 मार्च से पूर्व बोला गया कि आप जानकारी साझा कीजिए, ठीक है, आपको बोला गया कि 13 मार्च से पूर्व जो है आप इसकी जानकारी जो है वो साझा कीजिए, ठीक है, और इसको क्या है साझा किया गया और हमें बताया गया कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला। तो सर्वाधिक जिस पार्टी ने चंदा लिया, सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने
6060 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी पार्टी को जो है विगत 5 वर्षों में मिला था। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस दूसरे नंबर पे 1609 करोड़, फिर कांग्रेस पार्टी को 1421 करोड़, फिर बीआरएस को 214 करोड़, बीजू जनता दल को 775 करोड़, डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कशगम को 639 करोड़, ठीक है, वाईएसआर कांग्रेस को 337 करोड़, तेलुगु देशम पार्टी को 218 करोड़, ठीक है, महाराष्ट्र की एक राज्य स्तरीय पार्टी है, कौन सी, शिवसेना, उसको 158 करोड़, लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, उसको मिले थे 72.50 करोड़। तो ये पार्टियां जो है इनको ये चंदा मिला, किस कंपनी ने दिया वो भी रिपोर्ट जारी की गई, लेकिन हमारे लिए जरूरी है कि सबसे ज्यादा किसको चंदा मिला, तो सबसे ज्यादा चंदा मिला था बीजेपी को। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत सर्वाधिक चंदा प्राप्त करने वाली पार्टियों का क्रम, तो सबसे पहले बीजेपी, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस, फिर कांग्रेस और फिर बीआरएस, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए भारत के अंदर अभी हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ी बात चल रही थी जिसका नाम था यूसीसी, यूनिफाइड सिविल कोड। भारत के अंदर समान नागरिक संहिता के ऊपर लगातार बातचीत चल रही है। केंद्र सरकार का ये कहना है कि हम भारत के अंदर यूसीसी को लागू करेंगे। देखिए भारत के अंदर कभी ये क्वेश्चन आता है कि भारत के अंदर यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो वो था गोवा। लेकिन गोवा जो था जब उसको लागू किया गया तब वो पुर्तगाल के अधीन था, ठीक है। इसीलिए अगर आप कभी गोवा जाएं तो गोवा में आपको पता चलेगा वहां डच प्रभाव बहुत ज्यादा है, पुर्तगाल का प्रभाव जो है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन वर्तमान भारत के अंदर जो भारत आजाद हुआ है उसके बाद इसको यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो उत्तराखंड। कौन सा राज्य बना है, उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर किसकी सरकार है, पुष्कर सिंह धामी की। पुष्कर सिंह धामी जो है वहां के सीएम है, कौन सी पार्टी के, बीजेपी के। बीजेपी के पुष्कर सिंह धामी की सरकार है उत्तराखंड के अंदर। उन्होंने इसको लागू किया है, कब लागू किया है, 7 फरवरी 2024 को। यूनिफाइड सिविल कोड लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड, ठीक है। इससे पहले देखिए अभी मैंने बताया गोवा में लागू किया गया था, लेकिन उस टाइम ये क्या था, पुर्तगालियों का क्या था, उपनिवेश था, ठीक है। अच्छा, इससे बाहर किसको रखा गया है, तो जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, अनुसूचित जनजातियां हैं, उनको इससे बाहर रखा गया है। क्यों रखा गया है, क्योंकि इनके अपने नियम कानून कायदे होते हैं जिनके अनुसार ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है। देखिए क्या है, विधेयक की बात करते हैं। कुल 192 पृष्ठ का एक ये विधेयक आया है। इसके अंदर 4 खंड बनाए गए हैं, ठीक है। पहला, शादी और डाइवोर्स यानी विवाह और विवाह विच्छेद किस प्रकार किया जाएगा उसके ऊपर कानून है, जो सभी धर्म, समुदाय, लिंग, जाति सबके ऊपर समान रूप से लागू होगा, केवल एसटी कास्ट को छोड़ के, केवल शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है जनजाति है उनको छोड़ के। इसके बाद उत्तराधिकार का मामला, ठीक है। उत्तराधिकार का मामला था, जैसे कि आप देखते आ रहे हैं कि अगर गोद लिया हुआ बच्चा है तो उसको अगर संपत्ति दी जाए तो दी जाए, ना दी जाए तो उनकी मर्जी है, ये उत्तराधिकार का मामला था, लेकिन इसको अब चेंज किया गया है। उसके बाद सहवासी संबंध, जिसको लिव इन रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक है, इसके ऊपर भी इसके अंदर कानून जो है बनाया गया है। और चौथा पृष्ठ है, चौथा जो भाग है वो है विविध। तो ये 4 भाग है। इसके अंदर क्या है, सभी धर्म समुदाय जो है उनके अंदर विवाह, कैसे विवाह जो है उसको पंजीकृत करना है, तलाक कैसे होगा, ठीक है, किसी को गुजारा भत्ता, एलुमनी जो मिलती है तलाक के बाद जो पैसा मिलता है वो कैसा रहेगा, विरासत, आगे उत्तराधिकार जो है उसको किस प्रकार से आगे दिया जाएगा, उसके ऊपर जो है कानून बनाया गया। इसमें कहा गया कि 26 मार्च 2010, ये भारत की बात नहीं हो रही है, ये केवल उत्तराखंड की बात हो रही है कि उत्तराखंड के अंदर लागू किया गया। 26 मार्च 2010 के बाद जिनकी भी शादी हुई है उस हर दंपति को तलाक और शादी का पंजीकरण करवाना क्या होगा, अनिवार्य होगा, ये इस कानून में कहा गया है, ठीक है। और महिला पुरुष जो है उनको समान अधिकार दिए गए हैं इस कानून के अंदर। बात करते हैं, देखिए इन्होंने क्या क्या इस कानून के अंदर कहा है, तो इंपॉर्टेंट, एक तो बहुविवाह, ठीक है। बहुविवाह यानी कि अगर एक व्यक्ति शादीशुदा है तो बिना तलाक लिए वो दूसरी शादी नहीं कर सकता, इस बात पे इन्होंने रोक लगाई है, ठीक है। अगर कोई ऐसे लोग हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। अगर कोई ऐसा है जिन्होंने ऐसा नहीं किया है तो उनको क्या है, 6 महीने तक की सजा का प्रावधान किया गया। इसके अलावा पति पत्नी का जो विवाह विच्छेद है यानी तलाक है, या कोई भी घरेलू झगड़े हैं, उनके समय में 5 वर्ष तक का अगर कोई बच्चा है, देखिए अगर डाइवोर्स हो जाता है या डोमेस्टिक वायलेंस का कोई केस चल रहा है, तो अगर 5 साल या उससे कम का कोई बच्चा है तो उसकी कस्टडी हमेशा ही मां को दी जाएगी, ये भी इस कानून में प्रावधान है, ठीक है। नए कानून के अंदर जायज और नाजायज बच्चे में कोई भेद नहीं। इन्होंने क्या कहा कि नाजायज बच्चा कुछ होता ही नहीं है, नाजायज जो शब्द है उसी को इन्होंने क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है। यानी कि संपत्ति के मामले में जो बच्चा है, चाहे वो आपका
खुद का मतलब बच्चा है या आपने अडॉप्ट किया है, उनको समान अधिकार प्राप्त होंगे, ये इस कानून में कहा गया है। कोई भी गोद लिया हुआ बच्चा है, सेरोगेसी जो होती है, जो आजकल चलती है, ठीक है, उसके द्वारा अगर कोई बच्चा है, ठीक है, और या फिर कोई भी रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के द्वारा कोई जन्म बच्चा है, उसको भी क्या है, जैविक संतान ही माना जाएगा। जैविक संतान मतलब बायोलॉजिकल चाइल्ड जो है वो उसको माना जाएगा, ये इस कानून में कहा गया है। ठीक है, देखिए यूसीसी के लिए क्या है, उत्तराखंड सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट की एक जज, रिटायर्ड जज थी, नाम था रंजना प्रकाश देसाई, इंपॉर्टेंट है, रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक समिति का गठन किया जिन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 740 पेज की। ठीक है, और इस रिपोर्ट, इस जो कमेटी थी, इसी के सिफारिश पे सीधा आएगा। यूसीसी को किस कमेटी की सिफारिश पे लागू किया गया, तो रंजना प्रकाश देसाई की कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको, उसकी सिफारिश पे इसको जो है वो लागू किया गया। ठीक है, अगली बात करते हैं। ये हमने देखा था सुदर्शन सेतु, सिग्नेचर ब्रिज इसका पुराना नाम था, कहां पे है, गुजरात के अंदर है। किसके लिए, ठीक है, जो ओखा की भूमि है उसको भेंट द्वारका से जोड़ने के लिए एक केबल पुल का निर्माण किया गया है, जो भारत का सबसे लंबा केबल पुल है। ठीक है, कहां पे है, गुजरात के अंदर है। ओखा मुख्य भूमि को भेंट द्वारका से जोड़ने के लिए ये एक केबल पुल है। उद्घाटन किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब किया, 25 फरवरी 2024 को, यानी 25 फरवरी को इसका उद्घाटन। इसका पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम था सिग्नेचर ब्रिज। ठीक है, अच्छा, इस पुल की नींव कब रखी गई थी, तो अक्टूबर 2017 में रखी गई थी, जो अब बनकर तैयार हुआ है और उसका उद्घाटन किया गया। लगभग 980 करोड़ रुपए की इसकी लागत थी। 2.32 किलोमीटर लंबा ये पुल है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, अभी क्योंकि प्रधानमंत्री गए हुए थे कहां पे, गुजरात दौरे के अंदर, वहां उन्होंने द्वारका के अंदर लगभग 4150 करोड़ से कुछ अधिक, मतलब लगभग 4150 करोड़ की कुछ जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास किया था। उन्होंने क्या किया, और भी हैं बहुत सारी, लेकिन ये हमारे इतने काम की नहीं है। ठीक है, हमारे लिए काम की जो चीज थी वो सबसे इंपॉर्टेंट थी सुदर्शन सेतु। उसके अलावा इन्होंने क्या है, वाडिनार और राजकोट के अंदर एक पाइपलाइन परियोजना है उसको समर्पित किया था। इसके अलावा जेतलसर सोमनाथ, यहाँ पे क्या है, एक रेल विद्युतीकरण परियोजना। ये क्योंकि गुजरात, अगर आप केवल गुजरात का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर आप आरपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं या आप सेंट्रल लेवल का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो वहां ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, इसके अलावा जामनगर के अंदर इन्होंने एक क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र की आधारशिला रखी है, सिक्का थर्मल पावर वगैरह वगैरह, ये काफी सारी चीजें हैं। इसके अलावा इन्होंने पुणे के अंदर, पुणे कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर, वहां एक नसर्ग गांव, नैसर्गिक यानी कि जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, उसकी क्या है, एक राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान जो है उसका उद्घाटन किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। देखिए इस साल भारत के अंदर 7 एम्स जो है उनकी स्थापना की गई है। ठीक है, एम्स, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस। ठीक है, इन 5 की जो है, अभी इसमें कौन सा है, एक तो गुजरात के अंदर राजकोट, जो मूंगफली के लिए फेमस है ना राजकोट, वो। उसके अलावा बठिंडा पंजाब के अंदर, रायबरेली यूपी के अंदर, कल्याणी पश्चिम बंगाल और मंगलगिरी आंध्र प्रदेश, ये 5 जो है। इसके अलावा 2 और भी किए गए, जो कहाँ थे, एक तो रेवाड़ी के अंदर हरियाणा के अंदर और एक J&K कश्मीर के अंदर। ये 7 जो है एम्स, उनकी इस साल जो है वो आधारशिला रखी गई है। ठीक है, तो नए ये 5 एम्स है, ये राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। पूछा जा सकता है निम्नलिखित के अंदर से कौन सा नहीं है या कौन सा है। आगे बात करते हैं, इसके अलावा इन्होंने मुंद्रा पानीपत पाइपलाइन परियोजना, क्योंकि भारत की सबसे लंबी पाइपलाइन परियोजना है इसलिए जरूरी है, लगभग 9000 करोड़ की ये पाइपलाइन परियोजना है। इसके अंदर क्या है, 8.4 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष जो है क्षमता है इसकी। ठीक है, इतना जो है इसके अंदर से पेट्रोल डीजल या कोई भी पाइपलाइन परिवहन जो होता है उसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, कितनी लंबी है, तो ये 1194 किलोमीटर लंबी है, 1194 किलोमीटर लंबी है, जो गुजरात से चल के और हरियाणा तक पहुंचेगी। ठीक है, गुजरात से हरियाणा के मध्य है। ठीक है, मुद्रा, ये कच्छ की खाड़ी के अंदर, गुजरात के अंदर एक जिला है कच्छ, वहां का एक द्वीप है मुद्रा, वहां से लेके और हरियाणा के अंदर कहाँ, पानीपत तक। इंडियन ऑयल की ये रिफाइनरी है, कहाँ पे, पानीपत के अंदर, वहां तक ये कच्चे तेल की जो है वो सप्लाई करेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री कहाँ गए थे, गुरुग्राम, जिसका पुराना नाम था गुड़गांव, वहां पे एक मेट्रो रेल परियोजना जो है उसकी आधारशिला रखी गई, उसका उद्घाटन किया गया, उसकी नींव रखी गई है। ठीक है,
5,450 करोड़ रुपए की ये परियोजना है। ठीक है, कितनी इसकी लंबाई है? तो 28.5 किलोमीटर लंबी ये मेट्रो परियोजना है। ठीक है, ये किस किस को जोड़ेगी कोई इतना जरूरी नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कितनी लंबी है, तो 28.5 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, ये जरूरी है। ठीक है, अनुभव केंद्र ज्योतिसर, ज्योतिसर कहां पे है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। किस लिए? देखिए, कुरुक्षेत्र कौन सा स्थान है जहां पे महाभारत हुई थी? महाभारत। ठीक है, कौरवों और पांडवों के बीच भारत का सबसे पुराना ये एपिक है, महाकाव्य है महाभारत। ठीक है, देखिए यहाँ के अंदर क्या है, यहाँ 17 एकड़ के अंदर एक संग्रहालय है, उसकी स्थापना की गई, लगभग 240 करोड़ की लागत है इसके अंदर। किस लिए? इसके अंदर क्या है, महाभारत की जो महाकाव्य कथा है और गीता की जो शिक्षाएं हैं उनको, क्योंकि ये ज्योतिसर वो स्थान है जहां पे कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। ठीक है, ज्योतिसर वो स्थान है जहां पे कृष्ण ने महाभारत के अंदर अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। ठीक है, इसके अलावा अभी मैंने आपको बताया था यहाँ रेवाड़ी के अंदर एक जगह है माजरा मत्सिल भालकी, वहां पे क्या है, एम्स रेवाड़ी की भी आधारशिला रखी गई है। 5 अभी हमने पढ़े थे, 6 ये। ठीक है, एम्स की भी यहाँ पे क्या है, नींव रखी गई है। उसके बाद बात करते हैं, जरूरी है, जम्मू कश्मीर के अंदर पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है उसको चलाया गया है। कब? 20 फरवरी 2024 को जम्मू कश्मीर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये कहां से कहां चलेगी? तो बारामूला से लेके संगलदान के बीच में ये 48 किलोमीटर लंबी रेल चलेगी। ठीक है, कहां से? बारामूला से संगलदान, बनिहाल से होके सुंबड़ से होते हुए और संगलदान तक पहुंचेगी। 48 किलोमीटर लंबी ये एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है। ठीक है, ये क्या है, ये कहां से गुजरेगी ये भी जरूरी है। भारत की सबसे लंबी सुरंग है कौन सी? T50। कितनी लंबी है? 12.77 किलोमीटर लंबी सुरंग है, वो भी इसी योजना का भाग है। ठीक है, देखिए इस पूरे मार्ग के ऊपर क्या है, बेलास्ट लेस ट्रैक यानी BLT का उपयोग किया गया है। क्या होता है? देखिए, नॉर्मल जो रेलवे ट्रैक होता है उसके ऊपर लोहे के अंदर आपने देखा होगा कि पत्थर डाले होते हैं, जिसके कारण जब ट्रेन चलती है तो वो आवाज करती है। उसके बिना, जब उन पत्थरों को प्रयोग किए बिना जो BLT तकनीक उपयोग की जाती है, उसके कारण क्या होता है, वो आवाज नहीं आती, जिससे यात्री जो है वो सफर का आनंद ले सकते हैं, उसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगली बात करते हैं, इन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग क्या है 32,000 करोड़ की कुछ योजनाएं जो है उनका शिलान्यास किया था। यहाँ क्या है, जम्मू के अंदर कौन सा? विजयपुर। अभी आपको बताया था सांबा डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर विजयपुर है, वहां पे एक एम्स की यहाँ भी नींव रखी गई है। तो 7 एम्स जो है वो अभी तक भारत के अंदर इस साल जो है शुरू किए गए हैं। ठीक है, तो कहां पे? सांबा कहां पे है? जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर, अभी वर्तमान जम्मू के अंदर, वहां पे इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, किस योजना के तहत? तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत इसकी जो है वो स्थापना की जा रही है। ठीक है, इसके अलावा जम्मू के अंदर CUF यानी कि कॉमन यूजर फैसिलिटी के लिए पेट्रोलियम डिपो। देखो, CUF पेट्रोलियम डिपो क्या होता है, जहां सभी प्रकार के तेल जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है या CNG है वो मिल जाते हैं, वो CUF होता है, वो उसकी भी यहाँ आधारशिला रखी गई है। अगली बात करते हैं, भारत का सबसे ऊंचाई पे स्थित एक ब्रिज का उद्घाटन किया गया, नाम है चेनाब ब्रिज, चेनाब नदी के ऊपर है। ठीक है, कब किया गया? तो 20 फरवरी 2024, क्योंकि तभी गए हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कश्मीर दौरे पे थे उसी टाइम। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचे सिंगल आर्क रेलवे पुल है ये। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा, जिसकी लंबाई जो है वो इवन की जो एफिल टावर है, एफिल टावर जिसकी लंबाई लगभग 330 मीटर है, 300 से 330 मीटर, उससे भी ऊंचा है ये। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 359 मीटर, 359 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? कॉम्प्लेक्स जो टोपोग्राफी है या खराब मौसम है उसकी स्थिति के अंदर भी क्या होता है, जब देखिए आपने देखा होगा कि जब कश्मीर ऐसा राज्य है जहां पे राजधानी जो है वो बदलती थी। ठीक है, 6 महीने जम्मू रहती थी और 6 महीने श्रीनगर रहती थी, ये पहले का सिस्टम था कि जैसे ही सर्दी आती थी, क्योंकि बर्फबारी हो जाती थी तो कनेक्टिविटी टूट जाती थी, इसीलिए राजधानी जो है वो जम्मू में स्थापित हो जाती थी, और जैसे ही गर्मी आती थी वापिस श्रीनगर। ठीक है, उसके कारण क्या है, यहाँ कनेक्टिविटी जो है वो हो नहीं पाती क्योंकि बर्फ जम जाती है। उसी के लिए, उस खराब कनेक्टिविटी को दूर करने के लिए इस ब्रिज का जो है वो बनाया गया, उसका उद्घाटन अभी जो है वो 20 फरवरी 2024 को किया गया। कितनी लागत आई? तो लगभग 14,000 करोड़। और कितनी इसकी लंबाई है? तो 1.315 किलोमीटर, यानी कि 1315 मीटर तक लंबा ये पुल है। ठीक है, नदी के तल से कितना? तो 359 मीटर ऊंचा है। ठीक है, इसके अलावा पुल जो है 35,000 करोड़ की एक रेलवे लिंक परियोजना चल रही है, उधमपुर
श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक परियोजना जो चल रही है उसी के तहत इसका जो है वो निर्माण किया गया है। ठीक है, पेरिस के एफिल टावर से ये 35 मीटर ऊंचा है। ठीक है, इसकी डिजाइन जो है ऐसे की गई है कि लगभग 120 साल यानी 100 साल से ऊपर इस पुल को जो है कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इसके ऊपर 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां जो है वो दौड़ सकती है। ठीक है, रिक्टर स्केल के ऊपर 8 की तीव्रता बहुत ज्यादा हो जाती है। 8 की तीव्रता का अगर भूकंप आता है तब तक भी इस पुल को जो है कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर 27,000 टन से भी ज्यादा जो है स्टील का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अभी एक विधेयक भारत के अंदर जो है वो पारित हुआ है, नाम क्या है, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम। किसके लिए? देखिए, वर्तमान के अंदर आपने देखा होगा कि जो परीक्षाएं हैं उनके अंदर नकल जो है या पेपर लीक के मामले जो है वो बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या है, पढ़ने वाले जो अभ्यर्थी है जो वास्तव में काबिल है वो जो है जॉब से वंचित रह जाते हैं, और ऐसे लोग जो काबिल नहीं है वो इस जो सिस्टम है उसका फायदा उठाते हैं और नौकरी पा लेते हैं। ठीक है, तो इसी धांधली को रोकने के लिए क्या है, ये विधेयक लाया गया है। इसलिए कि सरकारी भर्ती परीक्षाओं में जो पेपर लीक होता है, जो फर्जी वेबसाइटें जो है, उन गड़बड़ियों को रोकने के लिए इसको क्या है फरवरी 2024 में पारित किया गया है। देखिए, आपको पता होगा भारत के अंदर कोई विधेयक पारित कैसे होता है। विधेयक का मतलब होता है बिल। देखिए, विधेयक ही आगे जाके कानून बनता है। विधेयक या तो लोकसभा के अंदर या फिर राज्यसभा के अंदर रखा जाता है सबसे पहले। ठीक है, फिर उसके ऊपर वोटिंग होती है, पक्ष विपक्ष जो है उसके ऊपर सहमत होंगे, असहमत होंगे। जब एक मान लीजिए लोकसभा के अंदर पहले रखा गया, लोकसभा से पारित होने के बाद विधेयक जाएगा राज्यसभा के पास, फिर राज्यसभा में इस पे विचार विमर्श किया जाएगा। अगर इन दोनों से पारित हो गया तो फिर जाएगा वो किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट के साइन के बाद कोई भी विधेयक जो है वो क्या बनता है, कानून बनता है। ये सिस्टम होता है कानून बनने का कि पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट और उसके साइन। ठीक है, तो लोकसभा के अंदर इसको 6 फरवरी को और राज्यसभा के अंदर इसको क्या है 9 फरवरी को पारित कर दिया गया। ठीक है, अनुचित साधनों और अपराधों का सहारा लेने वाला कोई भी व्यक्ति है उसको 3 से 5 साल तक का क्या होगा, कारावास होगा, यानी उसको जेल की जाएगी और उसके ऊपर लगभग 10 लाख तक का जुर्माना जो है वो लगाया जा सकता है। यदि संगठित अपराध है, यानी ग्रुप के अंदर कोई एक ग्रुप है, पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पूरा पेपर लीक करवाया है, तो उसको क्या है 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, इसके अलावा परीक्षाओं के संचालन के लिए जो सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकार द्वारा नियुक्त कोई भी सेवा प्रदाता है, यानी कि कोई भी मान लीजिए जिसको ये अधिकार दिया गया है, कोई भी फर्म है जिसको अधिकार दिया गया है कि वो पेपर करवाएगी, अगर वो इसमें आती है तो उसके ऊपर अगर वो पकड़े जाते हैं तो 1 करोड़ तक के जुर्माने का इसमें प्रावधान रखा गया है। विधेयक के अंदर क्या है, एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का प्रस्ताव रखा गया है। वो क्या करेंगे, जो कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी जिनको बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होते हैं उनके अंदर कोई भी अगर गड़बड़ी है उसको सुधारने का प्रयास करेगी। ये जो कमेटी बनाई जाएगी ये क्या करेगी, डिजिटल जो प्लेटफॉर्म होता है उसको सुरक्षित रखने का प्रयास करेगी। जैसे भारत के अंदर टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी जो है वो ज्यादातर एग्जाम जो है उनको करवाती है, तो उनके अंदर कोई भी समस्या नहीं आए इसका ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, विधेयक की जो धारा 9 है वो क्या कहती है कि सभी अपराध कैसे होंगे, संज्ञेय, गैर जमानती और गैर समन योग्य। ठीक है, गैर समन योग्य का मतलब क्या होता है, या संज्ञेय का मतलब, संज्ञेय का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी ऐसा मामला आता है तो पुलिस जो है वो बिना वारंट के उस व्यक्ति को क्या कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है, उसको संज्ञेय बोलते हैं, बिना वारंट के उसको गिरफ्तार कर सकती है। गैर जमानती मतलब इसमें जमानत नहीं होगी, बेल नहीं मिल सकती। और गैर समन योग्य क्या होता है, समन का मतलब होता है कोर्ट का बुलावा, समन जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है कोर्ट का बुलावा। गैर समन योग्य का मतलब यहाँ ये है कि जिस व्यक्ति ने मान लीजिए मैंने इस कोई एक भर्ती परीक्षा जो है वो लीक हुई और मैंने उसके खिलाफ रिपोर्ट की, और उसके बाद ये हुआ कि जिसके खिलाफ मैंने रिपोर्ट की उसके और मेरे बीच में समझौता हो गया और मैंने वो रिपोर्ट वापस ले ली, तो मामला रफा दफा हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। गैर समन योग्य का मतलब ये है कि याचिकाकर्ता जिसने याचिका की वो अगर अपनी रिपोर्ट वापस भी लेना चाहे तो भी वापस नहीं ले सकता। ठीक है, विधेयक किस लिए रखा गया है, देखिए क्या उद्देश्य है इसका कि लोक परीक्षा प्रणाली के अंदर पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ठीक है, निष्पक्षता होनी चाहिए, उसके अंदर क्रेडिबिलिटी, उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए ताकि अनुचित जो साधन है उनको रोका जा सके। ठीक है, विधेयक जो है देखिए अब ये तो सेंट्रल लेवल का आया, राज्य जो है उनके लिए क्या एक मसौदे के रूप में काम करेगा कि राज्य जो है अपने अपने विवेक के अनुसार अपने राज्य में इसको लागू कर सकते हैं, बाउंडेशन नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, इसका दायरा क्या है, ये एक केंद्रीय कानून है, सेंट्रल लेवल का ये लॉ है। जितनी भी संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं होंगी, ठीक है, जितनी भी
संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं होती है, जैसे CUT वगैरह होती है, ठीक है, कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, या NTA के द्वारा कोई भी करवाई जा रही है, ठीक है, या PCS या UPSC के द्वारा करवाई जा रही है, उन सब के ऊपर ये लागू होगा। और केंद्रीय विश्वविद्यालय जो होते हैं, है ना, जो UGC के अंडर आते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंडर आते हैं, वहां कोई भी दाखिला होता है, जैसे अभी वर्तमान के अंदर CUT के थ्रू होता है, उन सब के ऊपर ये लागू होगा। लेकिन इसके अंदर कोई भी विद्यार्थी या अभ्यर्थी जो है वो इस कानून के दायरे में नहीं आएगा। विद्यार्थी या अभ्यर्थी जो है, जो पेपर दे रहा है, वो इस कानून के दायरे में नहीं आएगा, ये इसमें कहा गया है। इसके बाद देखिए, भारत के अंदर अभी वर्तमान के अंदर SC और ST से संबंधित एक विधेयक लाया गया है, सूची के अंदर संशोधन करने के लिए। कुछ जातियों को उसमें शामिल किया गया है, कुछ को हटाया गया है। ये विधेयक जो है वो पारित हुआ है। अच्छा, विधेयक पारित होने के बाद क्या बन जाता है? तो कानून। देखिए किन किन राज्यों के अंदर, एक तो आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर ये आया है अनुसूचित जनजाति ST के लिए। दूसरा आया है उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा के अंदर SC और ST दोनों के लिए। और तीसरा ये आया है कश्मीर के अंदर, कश्मीर के अंदर, ठीक है। जो जनजातीय मंत्रालय है भारत का, जो भारत का जनजातीय मंत्रालय है, जिसके अभी वर्तमान में अर्जुन मुंडा भारत के जनजातीय मंत्री, केंद्रीय जनजातीय मंत्री है। और राज्य मंत्री जो है वो है भारती प्रवीण जो है वो राज्य मंत्री है, ठीक है, जनजातीय मामलों की। ये क्या है, 8 फरवरी 2024 को ये पारित किया गया है। देखिए बात करते हैं सबसे पहले ST आदेश, कहां के लिए? आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, इसमें कुछ जातियों को, कौन सी जातियां? बोंडा पोरजा और खोंड पोरजा, इनको क्या किया गया? समावेशित किया गया। इसके अलावा एक कोंडा सावरस है। तो ये तीनों ही क्या है? बोंडो पोरजा, खोंड पोरजा और कोंडा सावरस, ये तीनों जनजातियां हैं जिसको अंदर क्या है, जिसको क्या है, आंध्र प्रदेश के जो अनुसूचित जनजाति जो आदेश है उसके अंदर शामिल किया गया। अनुसूचित जनजातियों में इसको शामिल किया गया, इन तीनों को। इसके अलावा उड़ीसा के अंदर क्या किया गया है, 4 जो विशेष रूप से कमजोर PVTG जो होते हैं, है ना, PVTG जो ट्राइबल ग्रुप्स है, ठीक है, उनको भी इसके अंदर जो क्या है शामिल किया गया है, जो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। कैसे वल्नरेबल? यानी कि कमजोर। वल्नरेबल का मतलब होता है कमजोर। ऐसे जो समूह है उनको इसमें शामिल किया गया। तो इसमें कौन कौन से हैं? एक तो है भुइया, दूसरा है भूंजिया, ठीक है, फिर है परोजा और एक है मैनकीडिया, ठीक है। इनकी जातियों को, भुइया के अंदर क्या है, जो पोरी भुइया है या पोडी भुइया है या भुइया है, ये वहां की जातियां हैं, इनको उसमें शामिल किया गया। इसके अलावा भुंजिया के अंदर बात की जाए तो चुकटियां भुंजिया है, उनको शामिल किया गया है। परोजा की बात की जाए तो बोंडो पोरजा और बोंडा परोजा, इनको भी जो है इसके अंदर शामिल किया गया है। और मैनकीडिया के अंदर जो है मैनकिरडिया नाम की एक वहां की जनजाति है, उसको क्या किया गया है, शामिल किया गया। इसके बाद बात करते हैं, अच्छा देखिए ये पूरा का पूरा डेटा है जो भारत का जो जनजातीय मंत्रालय है, भारत का जो जनजातीय मंत्रालय है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये हूबहू ऐसा ही डाला गया है। जनजातीय मंत्रालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर हूबहू ऐसा ही डाला गया है कि निम्नलिखित जातियों को किया गया। इसका मतलब ये कैसा सोर्स है? ये एक ऑथेंटिक सोर्स है और उससे सवाल बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, 2 अनुसूचित जातियों को हटाया भी गया है। कहां से? कौन कौन सी? एक तो तमाड़िया और दूसरी तमुड़िया, इनको जो है हटाया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो भी पहले से जो जनजातीय समुदाय या ST या SC के जो जातियां थी उनको वापस जो है वैसे के वैसे ही जो है उनमें रखा गया है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर भी क्या है, अनुसूचित जो जनजातियां हैं उनके संबंध में एक संशोधन किया गया है। कैसे? यहाँ पे क्या है, जो पहाड़ी जातीय समूह है, कौन कौन से? जैसे पद्दारी जनजाति है, कोली है या गड्ढा ब्राह्मण है, इन समुदायों को क्या है, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर का एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक UT है, पहले राज्य होता था, अभी UT है। वर्तमान के अंदर भारत में टोटल राज्य है 28 और UT है 8। देखिए पहले 7 थी, जिसके अंदर 2 जोड़ी गई, कश्मीर और लद्दाख, टोटल हो गई 9। लेकिन उसके बाद जो दादरा नागर हवेली था और जो दमन दीव था उनको जोड़ के और एक कर दिया गया। इसीलिए वर्तमान के अंदर भारत में कितने UTs है? तो 8, ठीक है। तो वहां के अंदर क्या है, कोली, गड्ढा ब्राह्मण और पद्दारी जनजाति जो उनको इस सूची के अंदर समावेशित किया गया है। अगली बात करते हैं, राजा कृष्णमूर्ति। कौन है राजा कृष्णमूर्ति? एक भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद हैं, भारत के हैं, भारत में पैदा हुए और अमेरिका के वर्तमान में ये क्या है, सांसद है। शिकागो एक मैगजीन निकलती है, उसके अंदर जो 50 सबसे अधिक प्रभावशाली लोग हैं उस सूची में शामिल होने वाले
पहले एशियाई मूल के व्यक्ति, दक्षिण एशियाई मूल के। कौन सा स्थान मिला इनको? तो 24वां स्थान मिला है उस सूची में 50 में से। ठीक है, ये क्या है? देखिए अमेरिका के अंदर दो काम करती है, सीनेट और कांग्रेस वहां जो है काम करती है कांग्रेस के अंदर। उसका जो निचला सदन है, जैसे भारत के अंदर दो सदन काम करते हैं, उच्च सदन को बोलते हैं राज्यसभा और निचले सदन को बोलते हैं लोकसभा। वैसे ही वहां जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो भारत का लोकसभा है उसी के समान, उसमें चुने जाने वाले ये पहले भारतवंशी थे, पहले भारतीय थे। कौन? राजा कृष्णमूर्ति, जिनको अभी वहां क्या शिकागो मैगजीन के अंदर कौन सा स्थान मिला है? 24वां। ठीक है, इलिनॉइस, इलिनॉइस एक प्रांत है। देखिए आपको पता हो तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्टेट्स जोड़ के वो बना है। भारत जो है, भारत के लिए आपने एक लाइन पढ़ी होगी कि भारत राज्यों का एक संघ है। कोई भी राज्य अपनी मर्जी से संघ से अलग नहीं हो सकता, लेकिन अमेरिका 50 से अधिक राज्यों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और उन सबके अपने अपने अलग अलग संविधान है, दोहरी नागरिकता है। वहां भारत के अंदर इकहरी नागरिकता है, लेकिन अमेरिका के अंदर दोहरी नागरिकता है। और अगर कोई राज्य चाहे तो वो स्वेच्छा से अमेरिका से अलग हो सकता है। ठीक है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इलिनॉइस एक प्रांत है और इलिनॉइस प्रांत का सबसे बड़ा शहर है कौन सा? शिकागो। ठीक है, तो इलिनॉइस के जो गवर्नर है जेबी प्रित्जर, वो तो क्या है? पहले नंबर पे है। और शिकागो के जो मेयर है ब्रेंडन जॉनसन, वो इस सूची में दूसरे स्थान पे। ये हमारे लिए काम की बात नहीं है। हमारे लिए काम की बात क्या है? राजा कृष्णमूर्ति एक भारतीय अमेरिकी सांसद है, जो वहां की शिकागो मैगजीन के अंदर कौन सी 24वें पोजीशन पे आए हैं। आगे बात करते हैं। आपने अभी अगर हाल फिलहाल में किसी ने भी किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर एग्जाम दिया है या फॉर्म भरा है, तो आपको वहां बोला गया होगा कि आपका एक अकाउंट बनेगा, नाम है एबीसी अकाउंट। ये सभी का बना है। ठीक है, क्या होता है? कॉमन सर्विस सेंटर जो है उनको स्थापित किया गया है देश के दूर दराज के इलाकों में। और एबीसी अकाउंट क्या होता है? एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, सॉरी, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। इसके तहत जो है हर बच्चे का एक शैक्षणिक खाता, शैक्षणिक खाते का मतलब क्या है? जिसके अंदर अब तक उसकी जितनी भी परीक्षाएं हुई है, जो भी उसके अंक आए हैं, जो भी उसके अब तक के मार्क्स आए हैं, वो सारे के सारे उसमें ऐड किए जाते हैं। और अगर मान लीजिए एक ही यूनिवर्सिटी से वो है, ठीक है, और उसके अंदर मान लीजिए 5 पेपर होते हैं और उसने 3 दिए, अब उसने एक गैप ले लिया और गैप के बाद वो वापस आता है, तो अब क्या है? अगले 2 पेपर देते टाइम ये 3 जो पेपर थे उनके अंक जो है वो आगे क्रेडिट कर दिए जाएंगे। ये एबीसी अकाउंट है। इसका उद्देश्य क्या है? एक राष्ट्र एक छात्र आईडी की, एक देश है तो एक छात्र की एक ही आईडी होनी चाहिए, जिसके अंदर चाहे वो कहीं से भी पढ़ के आए, किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, किसी भी कॉलेज से पढ़ के आए, उसका सारा का सारा डेटा जो है वो इस एबीसी अकाउंट में होना चाहिए। देखिए एपीआर जो भी हमने देखा, उसकी संकल्पना है कि एनईपी 2020, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत इसको जो है की गई है, जिसमें सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय जाने वाले छात्रों को एबीसी मतलब कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ठीक है, उसके ऊपर पंजीकरण करवाना। इसके बिना आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अभी एडमिशन ले ही नहीं सकते, आपका एबीसी अकाउंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नए नियम के अनुसार किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एबीसी आईडी का होना क्या है? आवश्यक है। ठीक है, ये एबीसी जो है उसकी स्थापना क्या है? नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी की तर्ज पे की गई है। ठीक है, नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी, ठीक है, जहां पे नेशनल लेवल के ऊपर जो भी आपके एकेडमिक्स जो होते हैं, जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यता है, उनको डिपॉजिट किया जाता है। वैसे ही एबीसी के अंदर क्या है? जो भी आप यूनिवर्सिटी कॉलेज से पढ़ के आए हैं, वहां आपका पूरा का पूरा डेटा जो है वो रहेगा। इससे क्या फायदा होगा कि सभी रिकॉर्ड जो है वो एक स्टूडेंट के सभी रिकॉर्ड एक ही जगह मिल जाएंगे, चाहे उसने 10th की है, 12th की है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कुछ भी किया है, वो सब एक जगह मिल जाएंगे। ठीक है, एबीसी क्या है? एक डिजिटल रिपोजिटरी या डिजिटल स्टोरेज है। डिजिटल स्टोरेज है जिसके अंदर सारा का सारा डेटा जो है वो स्टोर कर लिया जाएगा। ठीक है, अब क्या है? कोई भी छात्र है उसको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, यूजी और पीजी के लिए एक संस्थान से दूसरे संस्थान में प्रवेश लेने में क्या होगी? आसानी। पहले इमिग्रेशन चाहिए होता था, आप इमिग्रेशन लेके आइए, आपको एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा कोई श्योरिटी नहीं। लेकिन अब अगर आपका एबीसी अकाउंट है तो उसके जरिए आपकी पूरी की पूरी जो आपका जो डेटा है वो एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में आसानी से जा सकता है। ठीक है, जो यूनिवर्सिटीज है वो एबीसी आईडी की मदद से एक क्लिक पर छात्रों का सारा डेटा क्या है वो अपने पास हासिल कर सकती है। ठीक है, गुप्तेश्वर वन हमने बात की थी पहली क्लास में। गुप्तेश्वर वन कहाँ है? ओडिशा के अंदर है। इसको क्या बनाया गया है? ये चौथा जैव विविधता विरासत स्थल है वहां का, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, हेरिटेज है वहां की। ओडिशा के अंदर एक जिला है कोरापुट जिला, उसके अंदर जयपुर गुप्तेश्वर शिव मंदिर है, उसके पास में ही ये है। तो कौन सा जिला है? कोरापुट जिला। वहां पे क्या है? गुप्तेश्वर। उसको क्या है? ओडिशा की चौथी जैव विविधता विरासत स्थल जो है वो घोषित किया गया। इसके अलावा वहां पे 3 और है। कंधमाला जिला है, वहां के अंदर मंसरू है। गजपति जिला है, उसके अंदर महेंद्रगिरी है। बारगढ़ और बोलांगीर जिला है, मतलब 2 जिलों के अंदर फैला हुआ
एक गंधमर्दन जैव विविधता स्थल भी जो है वो शामिल है। देखिए कोई भी एक जैव विविधता स्थल है वो हो सकता है एक से ज्यादा जिलों में भी फैला हो। जैसे राजस्थान के अंदर अगर सांबर लेक की बात की जाए तो 3 जिलों में फैली हुई है, तो वैसे ही ये क्या है, गंधमर्दन जैव विविधता स्थल जो है वो 2 जिलों में फैला हुआ है। 350 हेक्टेयर में फैला हुआ है। किसके लिए? देखिए उड़ीसा का एक पवित्र वृक्ष है ग्रोव, उसके लिए ये फेमस है। उसके अलावा एक और चीज के लिए फेमस है, ठीक है। IUCN जो है एक संस्था है जो जारी करती है कोई भी संकटाग्रस्त जो प्रजाति है जो अभी लुप्त होने की कगार पे है, उनकी रिपोर्ट जारी करती है, ठीक है। रेड डाटा बुक के बारे में अगर आपने सुना हो तो इन्होंने ये जो गुप्तेश्वर वन है उसके अंदर चमगादड़ की 2 प्रजातियां पाई जाती है, गैलेरिड्स और राइनोलोफस, ठीक है। राइनोलोफस रॉक्सी, पूरा नाम है राइनोलोफस रॉक्सी। ये 2 चमगादड़ की प्रजातियां जो है वो गुप्तेश्वर वन के अंदर पाई जाती है। आगे बात करते हैं वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक, इंटेलेक्चुअल, ठीक है, IP, ठीक है, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल जो है उनकी ये एक रैंकिंग जो है वो जारी की गई, जिसके अंदर भारत का स्थान कौन सा है? 42वां स्थान है। कौन जारी करता है इसको? यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो है वो इसको जारी करता है, यूएसए के द्वारा इसको, ये एक संस्था है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, वो इसको जारी करती है, ठीक है। कितने देशों को? देखिए दुनिया की जो 55 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं, ठीक है, उनके अंदर से भारत का स्थान देखिए 42वां, इसका मतलब अच्छा तो नहीं है, बहुत बुरा है, ठीक है। हमारा स्कोर रहा है 38.64%। इतने खराब स्कोर के साथ हम 42वें स्थान के अंदर है कि हमारी, इसका मतलब इंटेलेक्चुअलिटी जो है वो, बौद्धिकता जो है वो बहुत निम्न स्तर की है, ये माना गया है इसके तहत, ठीक है। पिछले साल भी हमारा यही स्थान था, 2023 के अंदर भी, वर्तमान में भी यही है। इसका सूचकांक जो है इस बार कैसे? नवाचार, हम इनोवेशन कितना कर रहे हैं, तो भारत के अंदर इनोवेशन की कमी है। जैसे जापान है, अमेरिका है, फ्रांस है, इन देशों के अंदर, ब्रिटेन है, यहाँ इनोवेटिव आइडियाज बहुत ज्यादा आते हैं, इसका मतलब उनकी इंटेलेक्चुअलिटी ज्यादा है, ठीक है। और रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी, ठीक है, उद्योगों के अंदर कितना इनोवेशन आप कर रहे हो, कितनी क्रिएटिविटी आप ला रहे हो, उसके आधार पे इस रिपोर्ट को अब की बार जारी किया गया है। देखिए सबसे ऊपर कौन सा है देश है? ऑब्वियस सी बात है अमेरिका, यूएसए, 95.48। देखिए ऐसा नहीं है कि अमेरिका ही कर रहा है, अमेरिका के अंदर बहुत, नासा के अंदर आप देखें तो बहुत सारे भारत के लोग हैं, लेकिन क्योंकि वो यहाँ ना काम करके वहां कर रहे हैं, इसका मतलब इंटेलेक्चुअलिटी तो किस देश की है? भारत की, लेकिन काम कहाँ कर रहे हैं? अमेरिका के अंदर, ठीक है। 95.48 के स्कोर के साथ दूसरे नंबर पे है ब्रिटेन और तीसरे नंबर पे है फ्रांस। तो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, भारत का स्थान है इसमें 42वां। आगे बात करते हैं बापू टावर क्या है। देखिए बिहार के अंदर, बिहार की कैपिटल है पटना, ठीक है। बिहार, मगध जो साम्राज्य था, ठीक है, जिसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र, उसका वर्तमान नाम है पटना। बिहार के सीएम है कौन? बिहार के सीएम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार वो व्यक्ति जिनका जब मन करे मुख्यमंत्री बन जाए और जब मन करे वो त्यागपत्र दे दे, ठीक है। 8वीं बार बने थे अब की बार नीतीश कुमार। उनका एक सपना था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन को समर्पित हम कुछ बनाएंगे, और इन्होंने एक वहां बनाया, क्या? बापू टावर। महात्मा गांधी को कहा जाता था बापू। देखिए गुजरात के अंदर नॉर्मल सा शब्द है बापू, ठीक है, बापू, तो महात्मा गांधी को समर्पित, ठीक है। गांधी जी का जो जीवन था, उनकी जो शिक्षाएं थी। देखिए बिहार में क्यों बनाया गया? क्योंकि अगर आपको पता हो तो बिहार के अंदर एक जिला था चंपारण, चंपारण, और चंपारण के अंदर 1917 में महात्मा गांधी जो है वो एक सत्याग्रह करते हैं, किसके लिए? नील की खेती के लिए। देखिए इंडिगो, अगर आपने कभी क्लास 12th के अंदर एक चैप्टर पढ़ा हो इंडिगो, उसके अंदर आता है नील की खेती के लिए इन्होंने वहां पे क्या किया था? एक आंदोलन किया था, ठीक है। राजकुमार शुक्ल एक किसान था जो इनके पास पहुंचता है, इनसे डिमांड करता है, ये वहां आते हैं और एक आंदोलन करते हैं, तो उसके ऊपर उसको समर्पित ये बनाया गया है। 6 मंजिला है, 120 फीट ऊंचा है, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका पूरा का पूरा जो बाहरी स्ट्रक्चर है वो किससे बना है? उसके ऊपर तांबे का आवरण जो है वो लगा हुआ है पूरे के पूरे के। कैसा दिखता है? तो ये दिखता है ऐसा, ठीक है। देखिए ये जो यहाँ है ये पूरा का पूरा क्या है? पूरा का पूरा तांबा है, ठीक है, कॉपर से बनाया गया है पूरा का पूरा। ये बापू टावर यहाँ लिखा हुआ है, ये गांधी जी की फोटो है, ये गांधी जी की शिक्षाएं, और इसके अंदर जो है अंदर वाली साइड जो 6 मंजिला है, ठीक है, 6 मंजिला है और 120 फीट ऊंचा है, ठीक है। अगली बात करते हैं, ठीक है। कैसानूर फॉरेस्ट डिजीज, कैसानूर फॉरेस्ट है, कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर है। इसके अंदर देखिए 1950 के दशक के अंदर एक बीमारी आई थी। किस में आई थी? बंदरों में। बंदरों में बीमारी आई थी जो अभी वापस वहां देखने को मिली है। इस बीमारी का नाम, क्योंकि बंदरों में आई थी इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मंकी डिजीज, मंकियों के अंदर। किससे होती है? तो टीक या किलनी जो होता है,
सामान्य भाषा में जिसको हम क्या बोलते हैं, चिंचड़ी बोलते हैं, ठीक है, जो पशुओं में जो लगते हैं, जो खून चूसते हैं, ठीक है, वो चिंचड़ वही है ये, टीक या किलनी। उनके द्वारा ये क्या है, एक वायरल रक्तस्रावी रोग है, वायरल रोग है जो फैलता है। देखिए, इंसानों के अंदर आया हुआ कोई भी रोग इंसानों का रोग नहीं था, वो क्या है, जानवरों से ही हमारे अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे कि बंदरों के अंदर एड्स होता था, जो आज मानव के अंदर होने वाला सबसे खतरनाक रोग है, ठीक है। हैजा है या कोई भी ऐसी बीमारी है जो हमने जानवरों से ही लिए, क्यों, क्योंकि हम उनके साथ जो है दुर्व्यवहार कर रहे हैं, हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसी का ये परिणाम है। तो ये जो है मनुष्यों के अंदर, और प्राइमेट्स, प्राइमेट्स क्या होते हैं, कपी जो बंदर होते हैं उन्हीं को प्राइमेट्स बोलते हैं। हम भी, हमारा जो गण है वो भी प्राइमेट्स ही है, हमारा गण भी क्या है, प्राइमेट्स ही है, ठीक है। उनके अंदर ये फैलती है, ठीक है, कैसी वायरल डिजीज है ये। सबसे पहले 1950 के अंदर आई थी, तो कहां है, तो कर्नाटक के अंदर है, ठीक है। आगे बात करते हैं मध्यस्थता, ठीक है, मीडिएटर कोई होता है, ठीक है, कि कोई भी मामला है उसके अंदर कोई ना कोई आर्बिट्रेटर जिसको बोलते हैं या मीडिएटर जिसको बोलते हैं, उनके लिए, उनमें सुधार करने के लिए एक समिति जो है उसने अपनी रिपोर्ट पेश की है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, पूर्व विधि सचिव थे टी.के. विश्वनाथन, टी.के. विश्वनाथन के अध्यक्षता में इस रिपोर्ट को तैयार किया गया। क्या कहती है ये समिति, ने मध्यस्थता कानून में संशोधन की सिफारिश की है ताकि अदालत को मध्यस्थता संबंधी फैसलों को दरकिनार करने या बदलने की शक्ति प्रदान की जाए। देखिए क्या होता है, कोई फैसला जो है, देखिए कोई मान लीजिए कोई फैसला करने के लिए जाता है अदालत के पास, कोई विवाद हो गया, अब अदालत उसके ऊपर सुनवाई कर रही थी और पीछे दो पक्षों के बीच में समझौता हो गया, तो अब क्या करेगी अदालत, क्या करेगी, आप उनके पास फैसला सुनाने के लिए आप उनके पास विवाद लेके गए और उन तक पहुंचा ही नहीं, आपने पहले ही क्या है, बीच में कोई ना कोई आया मध्यस्थता की, अब उसके ऊपर क्या है, ये उसको दरकिनार कर देंगे कि तुम्हारा समझौता वो अच्छा नहीं है और अपना फैसला देगी, ठीक है। सरकार ने अदालतों पर बोझ को कम करने के लिए ये जो है अधिनियम जो है उसमें सुधार लाने के लिए सिफारिश की है, ठीक है। किसके अध्यक्षता में, टी.के. विश्वनाथन। अगली बात करते हैं रंगपो। क्या है रंगपो, देखिए आपने अब से पहले एक बात सुनी होगी, बहुत बार क्वेश्चन आता था कि भारत के अंदर ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे बिल्कुल भी रेल जो है वो नहीं चलती है, जहां रेल की पटरियां ही नहीं है, वो कौन सा राज्य था, सिक्किम। कौन सा था, सिक्किम। वहां कोई रेलवे स्टेशन नहीं था, वहां रंगपो नाम की एक जगह है जो सिक्किम का पहला क्या बना है, रेलवे स्टेशन। इसीलिए ये क्या हो जाता है, इसीलिए ये हो जाता है इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली तौर पे यानी कि ऑनलाइन माध्यम से 26 फरवरी 2024 को इस रंगपो के अंदर क्या है, रेलवे स्टेशन की जो है वो उसका उद्घाटन किया था, ठीक है। अगली बात करते हैं नीति आयोग, भारत का एक थिंक टैंक है, ठीक है, नीति आयोग, जिसका पुराना नाम क्या था, योजना आयोग, पुराना नाम था योजना आयोग। अध्यक्ष कौन होते हैं इसके, तो पीएम होते हैं। कौन होते हैं, पीएम होते हैं, ठीक है। नीति आयोग क्या करती है, भारत मान लीजिए 5 साल की कोई योजना तैयार करेगी, पंचवर्षीय योजनाएं जो पहले चलती थी, जो 2017 के अंदर बंद कर दी गई, नीति आयोग क्या करेगा, सिफारिश करेगा कि हम इस तरीके से जो है वो आगे काम करेंगे, ठीक है। उन्होंने एक क्या किया, एक स्थिति पत्र जारी किया। स्थिति पत्र का मतलब स्थिति बताते हुए कि वर्तमान के अंदर कोई भी एक समुदाय है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, उसके लिए स्थिति पत्र होता है। 16 फरवरी को किया है, किसके लिए, भारत के अंदर नागरिकों की देखभाल में सुधार करना नाम से, ठीक है, जिसमें किसके लिए, वरिष्ठ नागरिक जो ओल्ड सिटीजन जो होते हैं, सीनियर सिटीजन जो होते हैं, उनकी देखभाल के प्रतिमान की पुनर्कल्पना की, उनकी देखभाल किस प्रकार से हो पा रही है, इसके लिए नीति आयोग ने क्या है, एक स्थिति पत्र जो है वो जारी किया है। अगली बात करते हैं, देखिए महाराष्ट्र के अंदर, देखिए महाराष्ट्र के अंदर एक कम्युनिटी रहती है मराठा, ठीक है, मराठा, शिवाजी, आपने नाम सुना होगा, शिवाजी मराठा थे, ठीक है। इनके लिए इन्होंने आरक्षण दिया है, कितना आरक्षण दिया है, 10% आरक्षण। मराठाओं को 10% आरक्षण देने का इन्होंने एक बिल पारित किया है 20 फरवरी 2024 को। तारीख नहीं पूछी जाएगी मराठाओं को कहां दिया गया, तो ऑब्वियस सी बात है मराठा देखते ही महाराष्ट्र समझ आ जाएगा, कितने प्रतिशत दिया गया है, तो 10% आरक्षण दिया गया। कोयम्बटूर कहां पे है, तमिलनाडु के अंदर, वहां डॉक्टर राजशेखरन की टीम ने पहली बार क्या किया है, मेटल फ्री ऑल सेरेमिक टोटल घुटना रिप्लेसमेंट, यानी कि जो किसी का अगर मान लीजिए घुटना जो है उसमें कोई समस्या है, उसको रिप्लेस करने के लिए, ठीक है, मेटल फ्री ऑल सेरेमिक एक जो है घुटना रिप्लेसमेंट की एक तकनीक है, उसमें सफलता पाई है। तो किसके, डॉक्टर राजशेखरन। ये इनका ये मानना है कि एक बार ऐसा करने के बाद काफी सालों तक व्यक्ति जो है उसके घुटने में कोई समस्या नहीं आएगी, और हो सकता है पूरे जीवन भरी समस्या जो वो ना आए, ठीक है। अगली बात करते हैं, केरल की एक पार्टी है केरल जन सक्षम सेक्युलर पार्टी, केरल की पार्टी है केरल जन सक्षम
सेक्युलर पार्टी। कौन है इसके वर्तमान में नेतृत्व कौन कर रहे हैं? तो पीसी जॉर्ज, पीसी जॉर्ज। अच्छा, क्यों सुर्खियों में है? सुर्खियों में इसलिए है, ये क्या एक रीजनल पार्टी है, एक क्षेत्रीय पार्टी है, जिसने 31 जनवरी 2024 को विलय कर लिया। किसके अंदर? बीजेपी। ठीक है, भारत के अंदर दो बड़े अलायंस रहते हैं, एक है एनडीए और दूसरा है यूपीए। एनडीए किसका है? बीजेपी का। और यूपीए किसका है? कांग्रेस का, कांग्रेस का। ठीक है, तो इन्होंने इसके अंदर अपना क्या कर लिया है? विलय कर लिया है कि जो अभी चुनाव होने उसके अंदर हम जो है बीजेपी के साथ है। अगली बात करते हैं, भारतीय जनसंचार संस्थान, एक इंस्टीट्यूट है भारतीय जनसंचार संस्थान, उसको हाल ही में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी का क्या मतलब होता है? ठीक है, मानद यूनिवर्सिटी। कैसी यूनिवर्सिटी? मानद, यानी कि ऐसी यूनिवर्सिटी जिसको यूजीसी सिफारिश करती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सिफारिश करती है कि इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा जो है वो दिया जा सके। ठीक है, तो उसके पास क्या, ये अब ऑटोनोमस बन जाती है। जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का किसी को दर्जा प्राप्त होता है, उसको क्या है? ऑटोनोमस जो है वो यानी ये अपना सिलेबस खुद निकाल सकते हैं, अपनी परीक्षा प्रणाली अपने हिसाब से तैयार करेंगे, उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी बोलते हैं। तो किसको दर्जा प्राप्त हुआ है? अभी अभी भारतीय जनसंचार संस्थान। ठीक है, ये जो है वो पूरा का पूरा क्या था? राष्ट्रीय परिदृश्य था। ये राष्ट्रीय परिदृश्य था। देखिए, जो हम क्लासेस कर रहे हैं उनकी पीडीएफ अगर आप, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पढ़ने के लिए पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए क्या है, हमारा जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उसके अंदर टेलीग्राम चैनल दिया गया है। उस टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो पर डे की क्लास की पीडीएफ आपको वहां जो है वो मिल जाएगी। इसके बाद जो जी हेल्प का जो ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है वो है जी हेल्प 01। जी हेल्प 01 जैसे ही आप लगाएंगे विदाउट स्पेस, सॉरी, जी हेल्प 01, तो आपको हर तरीके के कोर्स की वहां जो है वो जानकारी मिलेगी। अगर आप कोई भी जो ऐसे हैं कि जो फर्स्ट ग्रेड की या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो फर्स्ट ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ग्रामर के लिए और लिटरेचर के लिए फर्स्ट ग्रेड के जो है वो मॉड्यूल तैयार किए गए हैं। ठीक है, जिनको जो है, एक तो है ग्रामर के लिए, ठीक है, और दूसरा जो है वो लिटरेचर के लिए, जिनको आप जी हेल्प की जो साइट है, जो जी हेल्प की ऐप है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड ग्रेड है, अगर आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश से, तो आपको वहां पे ग्रामर, ठीक है, और एडवांस ग्रामर जिसके अंदर आपके टीचिंग मेथड भी इंक्लूडेड है, ठीक है, और इसके अलावा लिटरेचर के मॉड्यूल जो है, लिटरेचर की जो बुक्स है उनको भी आप क्या कर सकते हैं? ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए हो, ठीक है, कोर्स से संबंधी या कुछ भी, तो आप जी हेल्प 01 चैनल जो है उसको, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो है राष्ट्रीय परिदृश्य था। इसकी पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसके अंदर लिंक छोड़ा हुआ है टेलीग्राम चैनल का, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।